Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well. This is psychologist Hazra Batul, and today's topic we are going to discuss is theories of forensic psychology या फिर कह लें theories of criminal behavior. कौन सी थ्योरीज हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों एक इंसान जो नॉर्मल इंसान कोई भी ऑफेंडर या क्रिमिनल या कोई वायलेंट एक्ट क्यों परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी दी है. ठीक है. और पूरी साइकोलॉजी में जब भी हम बिहेवियर को पढ़ने की बात करेंगे तब आप इस थ्योरी को ज़रूर कंसिडर करेंगे और ज़रूर डिस्कस करेंगे. सिगमंड फ्राइड का जो मेजर काम है, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारे जो बिहेवियर है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है. ठीक है. हमारा अनकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. तो जो कॉन्शियस है हम इस थ्योरी में उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. कॉन्शियसनेस को सिगमंड फ्राइड ने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज़ इड, द सेकंड इज़ ईगो एंड द थर्ड इज़ सुपर ईगो. इट जो है वो आपकी जो है डिज़ायर्स हैं, मोटिव्स हैं जो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से आती हैं. ये बहुत फर्स्ट स्टेज होता है जो बच्चे की डेवलपमेंट का स्टेज होता है. उसमें आपकी इट डेवलप हो रही होती है कि आपकी जो भी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं आप उसको बस एक्ट आउट करते हैं, उसको पूरा करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो काम अच्छा लगता है या जो उसको चीज़ एक दफ़ा प्लीज़ कर जाती है वो दोबारा वही काम करता है जिसमें उसको प्लेजर मिलता है. बच्चा ये नहीं सोचता कि आइदर वो जो काम कर रहा है वो सही है, वो गलत है या वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है. बच्चा वही काम करता है जिसमें उसको प्लेजर मिलता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रॉलिंग एज का बच्चा है, उसका जब माउथ स्टेज चल रहा होता है तो उसको हर चीज़ खानी होती है. अब वो चीज़ गंदी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, बच्चा उसको, अगर बच्चे को वो अट्रैक्टिव लग रही है तो बच्चा उसको उठा के खाने के लिए मुंह में डाल लेगा. ठीक है. आप देखेंगे कि वो बुरी है, गंदी है, लेकिन बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा जब तक उसको मज़ा आ रहा है. द सेकेंड स्टेज जो हमारा होता है वो ईगो है. ईगो जो है वो इड से डेवलप होती है. कह लें कि आप इड की मॉडिफाइड फॉर्म होती है. मॉडिफाइड फॉर्म एक्सटर्नल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के हिसाब से मॉडिफाई होती है. एक्सटर्नल वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस क्या है? हमारी सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी के कौन सी चीज़ें हमारी सोशली एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं. हमारी मोरालिटी प्रिंसिपल, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमारी वैल्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें कि जो हम हमेशा हम अपनी डिज़ायर्स को सिर्फ कह लें सेल्फिश होके अपना सोच के पूरा नहीं कर सकते. हमारी ईगो जो है वो एक चीज़ को मेंटेन करती है कि हमें सही और गलत के हिसाब से चलना है. ठीक है. और क्या चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको काम करना है. देन आता है आपका सुपर ईगो. सुपर ईगो जो है वो आपके मतलब जस्ट वैल्यूज़ और मोरल्स होते हैं. आपकी या फिर आप कह लें कि आपके जो इनर सेल्फ होता है ना, वो आपका सुपर ईगो है. सुपर ईगो बस ये कहता है कि आपने हर चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से करना है. लाइक जो मोरली एक्सेप्टेबल है सिर्फ वही करना है, जो अच्छा है सिर्फ वही करना है, कभी बुरा कुछ भी नहीं करना, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आपने हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करनी है. ये आपका सुपर ईगो कहता है. सुपर ईगो मतलब आप जैसे देखें कि हाँ, गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट. ठीक है. कि जो चीज़ सवाब है आपने सिर्फ वही करनी है, आपने गुनाह तो करना ही नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारी 3 कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं ना, इसमें जो हमारी ईगो होती है ना, वो दोनों में बैलेंस बना के रखती है, इड और सुपर ईगो में. तो हमारा मोस्ट डेवलप्ड एरिया जो है ना, नॉर्मल पर्सनैलिटी के हिसाब से ईगो होना चाहिए. अब साइकोडायनेमिक के एजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी के? फ्राइड का कहना था कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब कन्फ्लिक्ट्स कह लें, तनाव जो है किसी की पर्सनैलिटी में, वो एक्चुअल में उसके अनकॉन्शियस से आता है. अनकॉन्शियस के बाद उसकी इड से आता है, क्योंकि इड का काम होता है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को पूरा करना. अब कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो वो वॉयलेंस जो है वो एक्चुअल में उसके अनकॉन्शियस से आ रहा है. फ्राइड का ये कहना है कि वॉयलेंस एक्चुअल में उसके अनकॉन्शियस से आ रहा है और फिर उसकी इड जो है, इड के बाद उसकी जो ईगो है ना, ईगो उसको मैनेज नहीं कर पा रही. ठीक है.
उसकी इट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उसकी ईगो डेवलप नहीं है, क्योंकि ईगो का काम है कि अब भाई कोई वायलेंट एक्ट परफॉर्म करने का सोच रहा है तो उसकी ईगो का काम है कि उस चीज़ को बैलेंस आउट करे कि आइदर ये जो काम है ये सोशली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपकी ईगो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताती, नहीं सिखाती, तो फिर आप वॉयलेंस और एग्रेसिव बिहेव करते हो, बट असल में वो चीज़ तो आपके अनकॉन्शियस से आ रही है। फिर सेकंड चीज़ क्या है कि हर बिहेवियर का, फ्राइड का कहना था, हर बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज होता है। आइदर तो वो आपका कॉज जो है वो आपके अनकॉन्शियस बिहेवियर से आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। कि जैसे अगर आप बड़े हो के कोई ऑफेंडर बिहेवियर या कोई क्राइम कर भी रहे हो, कोई वायलेंस परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपके अनकॉन्शियस से है। और दूसरा, आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि आपके बिहेवियर में वायलेंस आ गया है, ठीक है। और हमारी जो पर्सनैलिटी, थर्ड जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो मेंटल लैंडस्केप है ना, वो एक ब्लेंड है हमारे नेचर वर्सेस नर्चर का, ठीक है। कि ये जो है, जो भी आप या मैं आज हैं, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी जैसी भी है उसमें 50% हाथ हमारे नर्चर का है कि हमें कैसे ब्रिंग अप किया गया है, हमारी तरबियत कैसे हुई है, और 50% हमारे नेचर का है कि मुझे जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनमें से आधे पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो होंगे जो मुझे जीन्स में मिले हैं, मतलब मेरे फादर में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे तो वो मुझे जीन्स में मिले। बट 50% मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो मेरी कह लें कि तरबियत के हिसाब से, कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे सिबलिंग ने, मेरे इन्वायरमेंट में जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ, उन्होंने क्या क्या सिखाया है, ये मेरा नर्चर है। तो एक्चुअल में जो भी ऑफेंडर बिहेवियर होता है उसमें जो है ये जो नर्चर वाला पार्ट है ना, ये उनका रॉन्ग होता है, मतलब उनका गलत डेवलपमेंट हुई हुई होती है इस पार्ट में, उनके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ख़राब होते हैं। और कुछ उनका जो है वो नेचर भी कह सकते हैं आपके, कुछ में भी उनको जो है इनहेरिटेंस में ऐसी ट्रेट्स मिले हों जिनसे उनका बिहेवियर जो है वॉयलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गुस्सा, कहते हैं कि गुस्सा भाई हमें जो है वो अपने बाप दादा से मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है। तो आपके नर्चर ने अगर आपको आपका गुस्सा बैलेंस करना या फिर गुस्से को हैंडल करना नहीं सिखाया, तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बेहद एग्रेसिव हो जाएगी। और अगर आपको आपका गुस्सा हैंडल नहीं करना आता तो डेफिनेटली आप किसी को हार्म भी कर सकते हैं गुस्से में। तो ये हो गया एक ऑफेंडर बिहेवियर, ठीक है। अब अगर एक इंसान इंटायरली अपनी इड के हिसाब से कंट्रोल में होगा ना, अपनी इड के कंट्रोल में होगा, तो वो बहुत से क्राइम्स कर सकता है। इड के कंट्रोल में सीधी बात है, जो भी उसका डिज़ायर आएगा, ठीक है, जो उसका दिल करेगा वो उसी को परफॉर्म करेगा। वो नहीं सोचेगा कि ये मॉरली एक्सेप्टेबल है, नहीं है, सोसाइटी में किसी और को नुकसान हो रहा है, वो किसी का बुरा कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, वो किसी चीज़ का नहीं सोचेगा। बस जो उसको प्लेजर दे रहा है ना, इट एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी का प्लेजर होती है। जो चीज़ आपको प्लेजर दे रही है आप वो काम बार बार रिपीट करते हो। तो अगर आपकी जो है पूरी इंटायर आपकी पर्सनैलिटी इट के कंट्रोल में है तो आप अपना वही एक्ट बार बार परफॉर्म करेंगे जिससे आपको प्लेजर होता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्राइम्स के केसेस में होता है। जैसे एक एग्जांपल है, आपको इड, ईगो और सुपर ईगो को समझने में आसानी होगी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब देखें, इड का है इट्स ऑल योर्स, फॉरगेट अबाउट योर ब्रदर, कीप इट टू योर सेल्फ। मतलब जो एक सेल्फिशनेस बिहेवियर जो आ जाता है ना कि आपका ही है सिर्फ, बस अपना सोचें, बस अपना प्लेजर सोचें, बस अपनी डिज़ायर को सोचें, दैट इज़ इग। ईगो जो है वो ये कहती है कि आपको भी एक चीज़ है, कैंडी है फॉर सपोज, आपको भी पसंद है, आपके भाई को भी पसंद है, आपके पास 2 कैंडीज़ हैं, एक आप रख लें, एक आप अपने भाई को दे दें, ठीक है। अब सुपर ईगो एक अलग लेवल पे चली जाती है कि मतलब आपको पता है कि आपके भाई को कैंडीज़ पसंद है, तो आप ऐसा करें, आप खुद ना खाएं, ठीक है, अच्छे बन के दोनों कैंडीज़ अपने भाई को दे दें। तो नॉर्मली जो है वो हमारी ईगो जो है वो डोमिनेट करती है ताकि हम
अपने साथ भी सही रहें और दूसरों के साथ भी सही रहें। जो लोग बहुत ज़्यादा सुपर ईगो पे चलते हैं, वो एक टाइम आता है कि उनका बिहेवियर सुपर ईगो से हट के डायरेक्ट एड पे आ जाता है, और ऐसे लोग भी क्रिमिनल होते हैं। मतलब बहुत से क्रिमिनल केसेस जब आप स्टडी करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ के पहले 10-15 सालों में बहुत अच्छे रहे हैं। उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जो मतलब आई विटनेस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंसान किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, हमने तो इसको हमेशा अच्छे से बात करते सुना है, हमेशा पोलाइटली, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते सुना है। क्योंकि वो उन्होंने अपनी सुपर ईगो को इतना डेवलप कर लिया कि अपनी नीड्स को सप्रेस कर दिया। जब अपनी नीड सप्रेस कर दी तो फिर एकदम से उनकी पर्सनैलिटी ने अपनी नीड्स को जब फुलफ़िल करना शुरू किया, इट की तरफ आना शुरू किया, तो उन्होंने बाकी सबकी नीड्स को छोड़ दिया। ठीक है, वो एक सेल्फिश बिहेवियर आ गया। इसलिए साइको डायनेमिक थ्योरी के हिसाब से जब आप इड के कंट्रोल में होते हैं ना, मतलब जब आपका इन तीनों चीज़ों का बैलेंस आउट होता है ना, तब आप एक क्रिमिनल या ऑफेंडर बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की बन जाती है। देन है आगे बिहेवियर थ्योरीज। ठीक है, बिहेवियर थ्योरीज का ये कहना होता है कि आपके जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सारा उसके एक्सपीरियंसेस से डेवलप होता है। अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, अर्ली एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो कहें कि आपका जो आगे आने वाला बिहेवियर है वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अब स्पेसिफिकली हमारा बिहेवियर थ्योरी का फोकस ये है कि हम लर्न कैसे करते हैं। इंसान एक्चुअल में कंडीशनिंग से लर्न करता है कि एक जो बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल एक बिहेवियर आपने एक बच्चे ने एक्सीडेंटली परफॉर्म किया, ठीक है, उसके बाद दो कंडीशनिंग आ जाती हैं, आइदर उसको रिवॉर्ड मिला या उसको पनिशमेंट मिली। रिवॉर्ड मिला दैट मीन्स कि वो बिहेवियर उसके माइंड में सेव हो गया कि इसके बाद तो रिवॉर्ड है, और ये बिहेवियर वो बच्चा दोबारा परफॉर्म करेगा, मतलब वैसा ही एक्ट करेगा। अगर पनिशमेंट मिलती है तो भी माइंड सेव करता है कि ये चीज़ बुरी है, ये करने से आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो आपने ये काम दोबारा नहीं करना है। ठीक है, तो ये कह लें कि अगर कोई भी आपका कोई भी इंसान जो है वो ऑफेंडर या क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट करता है, वायलेंट एक्ट करता है, तो एक्चुअल में उसके एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं। जिन लोगों ने उसकी परवरिश की है, जो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स या जो भी लोग थे उसकी अपब्रिंगिंग में, उन्होंने देखा नहीं या उन्होंने फोकस आउट नहीं किया कि वो बच्चा क्या चीज़ गलत कर रहा है जिसको उन्होंने इग्नोर किया। जब भी तो उस बच्चे ने उस काम को दोबारा दोबारा रिपीट किया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट एल्बर्ट ने कहा कि कोई भी इंसान जो है ना वो पैदाइशी तौर पे वायलेंट नहीं होता। भाई कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल नहीं होता। जो हमारे मतलब पीपल जो है, लोग जो है वो वायलेंट बिहेवियर लर्न करते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके। और ऑब्जर्वेशन कहाँ से आती है? बेसिक ऑब्जर्वेशन पहली तो आप अपनी फैमिली से लेते हो, इन्वायरमेंट से लेते हो, फिर एक्सपीरियंसेस से, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस सॉरी, और फिर जो है वो मास मीडिया से। बेसिक आप अपनी फैमिली से ऑब्जर्वेशन लेते हो। ठीक है, फॉर सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है कि किसी फैमिली में द हेड ऑफ द फैमिली, फादर या बड़े कोई जो है वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी उनको, ये नॉर्मली होता है कि बच्चे उनको ऑब्जर्व कर करके एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बड़े कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से बाहर से सीख के आए। एक्चुअल में बाहर से नहीं सीख के आए होते बच्चे, वो घर में उन्होंने देखा होता है, जब ही वो सीखते हैं। उसके बाद जो हमारा मास मीडिया है आजकल जो है, मतलब वायलेंट बिहेवियर में मास मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। इवन वो कैसे है कि मास मीडिया में हम जो है ना हम जो है हीरो फिगर्स को एडमायर करते हैं। ठीक है, एक वो हमारी कह लें कि नेचर में है कि जो चीज़ डोमिनेटिंग हो, जो जिस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही हो, ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो हीरो को बहुत ज़्यादा फोकस मिलता है। लेकिन हम हीरो दिखाते कैसे हैं? वो जो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, वो विलन को मार रहा है, और भले वो जो है चीज़ें तोड़ रहा है, बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हीरो बनने के लिए यही सब कुछ करता फिरता है वो। ठीक है, जो हीरो उसको पसंद है वो उस हीरो के एक्शंस परफॉर्म करता है। फिर उन एक्शंस में अगर कोई हर्ट भी हो जाता है तो वो, उसकी परसेप्शन यही है कि मैं हीरो हूँ, सामने वाला विलन है, बस। तो इसमें वो एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर लर्न करता है।
ठीक है। तो ये बिहेवियर थ्योरीज का कहना है कि हम जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर जो भी क्राइम करते हैं लोग, वो बिहेवियर एक्चुअल में अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सीखा हुआ होता है। उसके बाद है कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरी का फोकस ये है कि हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, ठीक है, वो हमारे उसी तरीके से हमारे जो हैं वो एक्शंस, थॉट और इमोशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम दुनिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, तो हमारे एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव हैं। अगर हमने दुनिया में नेगेटिविटी देखी है तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होंगे, हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होंगे। ना सिर्फ दुनिया को लेके बल्कि अपने आप को लेके भी हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे और सिमिलरली फिर हमारे इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। अब जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं उनका जो मतलब मोस्ट कॉमन प्रोसेस है वो है मोरल डेवलपमेंट, जिसके 3 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये जो है वो चिल्ड्रंस को मतलब बचपन की एज में होता है, ठीक है। इसमें बच्चे लर्न करते हैं एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। सिमिलर जैसे कि बिहेवियर थ्योरी में था कि जो बिहेवियर वो परफॉर्म करते हैं, जो एक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव मिलते हैं तो वो बच्चा उस एक्शन को दोबारा रिपीट करता है और वो एक्शंस माइंड में सेव हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव मिलते हैं तो वो बच्चा उस एक्शन को भूल जाता है और बल्कि भूलने की अगर नहीं भी भूले तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद कन्वेंशनल लेवल, इट इन्वॉल्व्स टीन और यंग एडल्ट्स में होता है, ठीक है। हम सोसाइटी की व्यू पॉइंट के हिसाब से और उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना लगते हैं। जैसे कि हमसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, सॉरी, कि आप मतलब जैसे होता है ना कि आप कहते हैं आप बड़े हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको अच्छे से एक्ट करना चाहिए, बड़ों को कैसे होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस हो या वॉट एवर, जो छोटे मोटे ट्रेड्स वॉट एवर जो भी आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है ना, आप अपना बिहेवियर उसके हिसाब से मॉडिफाई करने लग जाते हो, ठीक है। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 20 आप वो मोरल वर्थ की तरफ आ जाते हो कि हमारे सोसाइटी के वैल्यूज़ की मोरल वर्थ क्या है। आइदर हमारी सोसाइटी सही भी है, नहीं है, ठीक है, हमारे वैल्यूज़, हमारी अपनी जो लिबर्टी है, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ों की तरफ आ जाते हो। ये हो गया हमारे कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव के मोरल डेवलपमेंट। जो क्रिमिनल होते हैं ना, उनके अंदर प्री कन्वेंशनल लेवल के बाद मोरल डेवलपमेंट नहीं होती, मोरल जजमेंट नहीं होती, क्योंकि जो उनकी फिक्सेशन आती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे आती है, जब वो अपने एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं अपने एक्शन के। अगर उनके वॉयलेंट एक्शंस पे या एग्रेसिव बिहेवियर्स पे उनको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस या कह लें रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो उसको आगे फॉलो करते जाते हैं, जो कि है उसको क्रिमिनल बिहेवियर जो होते हैं ना, ऑफेंडर्स, या आप नॉर्मली इनको हटा के भी ले लें, जिन लोगों की बहुत एब्यूसिव टाइप पर्सनैलिटी होती है, लोगों को बहुत एब्यूज़ करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे क्रिमिनल टाइप होती है। आइदर वो क्राइम नहीं करते, लेकिन हम नॉर्मल सोसाइटी में भी ऐसे लोग कुछ होते हैं जिनकी क्रिमिनल टाइप पर्सनालिटी होती है, तो वो उनकी जो है प्री कन्वेंशनल लेवल में ही उनके जो छोटे छोटे मतलब एक्सटर्नल एक्ट्स होते हैं ना, एक्शंस होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको पॉजिटिव मिले होते हैं उनकी फैमिली की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से, तो इसलिए उनमें मोरल डेवलपमेंट, मोरल जजमेंट नहीं आती। वो आगे जाके ये सोचते ही नहीं है कि हमसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, हम उस हिसाब से एक्ट करें, नहीं, उनकी जो है वो पर्सनैलिटी एक जगह फिक्स्ड हो जाती है कि जो उनको प्लीज़ करता है वो उसी अकॉर्डिंग से एक्ट करते हैं। This was all about theories of forensic psychology. Hope you like the video. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।